हाँ भाई, तो आज हम पहली एक्सरसाइज का सॉल्यूशन बता देते हैं हम आपको। जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की पहली एक्सरसाइज है हमारी, जो ओनली बेस है लोकस फाइंड आउट करने पे। पहली एक्सरसाइज तो एक्चुअली मैं करा चुका हूँ तुम्हें क्लास में ना। दूसरी एक्सरसाइज है ये, जिसमें 4 ही क्वेश्चन है। चारों क्वेश्चन मैं तुम्हें बता देता हूँ। क्वेश्चन भी लिखे हुए हैं, लेकिन क्वेश्चन से पहले उनमें आने वाले बेसिक कॉन्सेप्ट भी लिख दिए मैंने। जैसे ये क्या है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट सी है। 3 पॉइंट अगर किसी भी ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट वर्टेक्स मुझे गिवन हो, ठीक है। ए के वर्टेक्स मान लो x1 y1 है, बी के वर्टेक्स x2 और y2 है, सी के वर्टेक्स x3 और y3 है। ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। तो देखो मैंने क्या कहा, वर्टिसेस अगर हमें गिवन है एक ट्रायंगल ए बी सी के, ठीक है, तो उसका सेंट्रोइड ये होगा। ये रिजल्ट हमें पता होना चाहिए कि x1 + x2 + x3/3 एंड y1 + y2 + y3/3 ये उसका सेंट्रोइड होता है। अगर हमें वर्टिसेस गिवन है 3 पता है तो, ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस ए बी सी, ठीक है। अब आइए पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, हमें ए गिवन है, बी गिवन है और सी गिवन है, ठीक है। तीनों हमें गिवन है। आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, और अल्फा एक वेरिएबल है। अल्फा क्या है यहाँ पे, एक वेरिएबल। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट सेंट्रोइड। हमें सेंट्रोइड फाइंड आउट करना है, ठीक है। इतनी सी बात है। इसके 4 स्टेप होते हैं। पहले जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी होती है उसको एच और के मानना है, पहला स्टेप है ना। फिर जो मैथमेटिकल कंडीशन गिवन है उसमें पुट कर देना है, दूसरा स्टेप। और अगर कोई भी वेरिएबल तुम्हें नज़र आ रहा हो पूरे इक्वेशन में, मैथमेटिकल इक्वेशन में, तो उसको रिमूव करना है। वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उसको कैसे रिमूव करते हो, ठीक है, तीसरा स्टेप। और एट द एंड हमें क्या करना है, एच और के को रिप्लेस कर देना है एक्स और वाई से। एट द एंड हमें क्या करना है, एच और के को एक्स और वाई से रिप्लेस कर देना है। अब देखो, हमें फाइंड आउट करना है इसका सेंट्रोइड। क्या फाइंड आउट करना है, इसका सेंट्रोइड फाइंड आउट करना है। तो सेंट्रोइड के वर्टिसेस मान लेता हूँ मैं एच और के। वही स्टेप फर्स्ट जो तुम्हें फाइंड आउट करना है उसको एच और के मान लो, ठीक है। तो सेंट्रोइड के वर्टिसेस होते क्या हैं, अगर 3 वर्टेक्स मुझे गिवन हो तो सेंट्रोइड क्या होता है, x1 + x2 + x3/3। तो एच पहला कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x1 + x2 + x3/3, ठीक है। तो 3 उधर लेके जाऊँगा तो 3h, 1 प्लस का इधर जाएगा तो -1। यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ कोस अल्फा + साइन अल्फा। इक्वेशन 1 बन गई। सिमिलरली y1 + y2 + y3/3 वो हमारा क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट सेंट्रोइड का। तो वही कर दिया हमने, y1 + y2 + y3/3, ठीक है। तो 3 उधर जाएगा तो 3 के, प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2। तो ये साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा बचा। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, 2 इक्वेशन तो तुम्हें नज़र आ रही होगी। अब मैंने क्या कहा, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसके अंदर से हमें वेरिएबल गायब करना है। और क्वेश्चन में गिवन भी है अल्फा इज वेरिएबल, अल्फा इज वेरिएबल, ये गिवन भी है क्वेश्चन में। इसका मतलब हमें इस वेरिएबल को हटाना है। तो जब साइन अल्फा कोस अल्फा गिवन हो तो मुझे तो एक ही तरीका नज़र आता है इनको सोल्व आउट करने का, कि स्क्वायर करके सम कर दो, ताकि कोस स्क्वायर + साइन स्क्वायर 1 हो जाए, और जो कुछ बनेगा वो देख लेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे यही किया कि दोनों ट्रायंगल के एलिमिनेट वेरिएबल अल्फा के लिए दोनों के स्क्वायर करके सम कर दिया। तो यहाँ पे क्या था, कोस अल्फा + साइन अल्फा, और यहाँ पे साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा था। स्क्वायर का सम किया है मैंने, तो स्क्वायर किया तो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab। और यहाँ पे क्या होगा, a² + b² - 2ab, ठीक है। तो भाई ये क्या बन गया, 3h - 1 का स्क्वायर और 3k - 2 का स्क्वायर। तो कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर तो 1 हो गया, यहाँ पे भी कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 हो गया। तो ये +2 कोस अल्फा साइन अल्फा और माइनस का 2 साइन अल्फा कोस अल्फा, तो ये दोनों सेम है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो प्लस माइनस वाले तो क्या हो गए, कैंसिल आउट। साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 1, 1 और 1 2 हो गया। बाकी टर्म कैंसिल आउट हो गई। लेफ्ट में हमारा यही बच रहा है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करेंगे, वैसे यहीं पे भी आप एक्स और एच और के को रिप्लेस कर सकते हो एक्स और वाई से। जो लास्ट स्टेप है हमारा, मैंने आपको बताया था लास्ट स्टेप में क्या करना होता है, एच और के को रिप्लेस कर दो एक्स और वाई से, या तो आप डायरेक्ट यहीं पे रिप्लेस कर दो, चाहे इसका स्क्वायर ओपन करके रिप्लेस कर दो। तो यहाँ पे मैंने इसका स्क्वायर ओपन किया है बेसिकली। स्क्वायर भी कैसे करूँगा, आइडेंटिटी से। तो a² + b² माइनस है ना बीच में, तो -2ab। सिमिलरली a² + का b² - का 2ab, और एक 2 ये हो गया।
तो यहाँ पे मैंने इसका आंसर फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। रिप्लेस एच के विद एक्स वाई, लास्ट में यही करना है, एच के को एक्स वाई से रिप्लेस कर देना है, तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी और यही हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है। 3 कॉमन आ रहा था तो 3 मैंने कॉमन ले लिया। कभी आप ये सोचो ये 3 कहाँ से आ गया, पूरी इक्वेशन में से 3 कॉमन आ रहा था तो ले लिया। इधर ये 3 आएगा तो 0/3 0 ही हो जाएगा, तो ये 3 यहाँ से हट गया है, तो ये पूरी इक्वेशन ही हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है। कितना ईजी था, सेंट्रोइड का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बेर होना चाहिए था और क्वेश्चन हो गया हमारा, और कुछ नहीं था इसमें, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, क्यू जो है ना वो एक वेरिएबल पॉइंट है। क्या है वो, एक वेरिएबल पॉइंट। हुज लोकस इज, यहाँ पे लोकस एक इक्वेशन की फॉर्म में गिवन है। किसकी फॉर्म में गिवन है, इक्वेशन की फॉर्म में गिवन है। कोरस्पॉन्डिंग टू ए पर्टिकुलर पोजिशन ऑफ क्यू एंड पी, कोरस्पॉन्डिंग टू ए particular position of Q and P is the point of the section of OQ and O being the origin such that OP और OQ 3:1 गिवन है। OP और OQ 3:1 गिवन है। लोकस ऑफ P फाइंड आउट करना है मुझे। क्या फाइंड आउट करना है, लोकस ऑफ P। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। मैं इसका थोड़ा सा मैथमेटिकली बना के बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, O यहाँ है, Q यहाँ है, P कोई पॉइंट है जो H के गिवन है, हमें मान लिया हमने, सॉरी, क्योंकि जिसका लोकस हमें, जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी होती है उसको मैं H और K ही मान के चलता हूँ। क्या मान के चलूँगा, जो चीज़ फाइंड करनी है उसको H और K। तो भैया मैंने P के लोकस को H और K ही मान लिया, और ये 3:1 में गिवन है हमें। देखो ये गिवन है कि OP और P Q का रेशियो, तो O से P और P से Q का रेशियो क्या किस में गिवन है हमें, 3:1 में। ये मुझे गिवन था, मैंने खुद से कुछ नहीं मानना है। और P के लोकस फाइंड करने थे, जिसके लोकस फाइंड करने थे उसको H के मान लिया मैंने, ठीक है। अब तुम्हें पता ही है रेशियो फार्मूले से, है ना, सेक्शन फार्मूला क्या होता है, ये पॉइंट उठाना है, 3 को x1 के साथ मल्टीप्लाई करनी है और 1 के 0 के साथ मल्टीप्लाई करनी है और ये लिख देना है। तो तुम्हें पता ही है बीच वाले कोऑर्डिनेट कैसे आते हैं, तो मामूली सी बात है, 9th 10th क्लास में पढ़ते आए हो। तो 3 की मल्टीप्लाई यहाँ से होगी x1 से, और 1 की मल्टीप्लाई यहाँ 0 से होएगी, और अपॉन में क्या होता है, वही m1 + m2। m1 क्या है 3, m2 क्या है 1, याद होगा नहीं फॉर्मूला तो ये हो गया हमारा 3x1/4। लेकिन मुझे तो क्या चाहिए, मतलब ये जो x1 y1 वेरिएबल है ओ, ये वेरिएबल फॉर्म में है। तो मुझे क्या करना है, मैंने क्या कहा था, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने के बाद अगर कोई भी वेरिएबल नज़र आ रहा है तो मैं तो उसको रिमूव कर दो। तो यहाँ पे वेरिएबल x1 नज़र आ रहा है तो x1 को भी मैंने h की फॉर्म में लिख लिया। सिमिलरली दूसरा पॉइंट कैसे मिलेगा आपको पता ही, सेक्शन फार्मूले से। सेक्शन फार्मूले से कैसे मिलेगा, 3 की मल्टीप्लाई y1 के साथ, फिर 1 की मल्टीप्लाई 0 के साथ, और फिर वही m1 + m2 नीचे, यानी कि 3 + 1। तो 3y1/4। जिसको ये नहीं पता ये कैसे लिखा गया, वो सेक्शन फार्मूला देखे इंटरनली कैसे डिवाइड करता है वो वाला, ठीक है। तो भैया वही बात है जो हमने क्या कहा था मैथमेटिकल फार्मूले में, जो x और h और k के अलावा वेरिएबल होगा उसको रिमूव कर दो। तो यहाँ पे y1 वेरिएबल था, इसको रिमूव करना पड़ेगा, तो y1 को भी मैं k की फॉर्म में लिख लूँगा। तो 4 इधर जाएगा तो 4k, और 3 इधर आ गया तो y1 आ गया, ठीक है। x1 y1 और लोकस ऑफ q। तो भैया x1 y1 हमारे q के लोकस हैं, हमने मानना है ना, जो q के लोकस हो वेरिएबल फॉर्म में। तो ये देखो हमने q के लोकस को वेरिएबल फॉर्म में मानना है आपके सामने। तो मेरे भाई अगर ये q के लोकस हैं x1 y1, तो ये q के लोकस की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे अगर q के लोकस हैं तो यहाँ पे यही हो रहा है कि हमने क्या किया कि q के लोकस को सेटिस्फाई करेंगे ये। तो q के लोकस की इक्वेशन ये है हमारे पास, इसमें ये x1 y1 पुट कर देंगे। तो भैया इसमें x1 y1 पुट कर दिया हमने, इसको सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये q के लोकस की इक्वेशन ये है और q के लोकस के पॉइंट ये हैं, तो इनको सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे यार हाल में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, x1 की और y1 की वैल्यू पुट कर दी लोकस की इक्वेशन में। किसकी वैल्यू पुट कर दी, x1 और y1 की, ठीक है। तो पूरी इक्वेशन h k की फॉर्म में आ गई। लास्ट में हमें क्या करना होता है, h और k को रिप्लेस कर देना x और y से। तो लास्ट में हमने रिप्लेस कर दिया, ये आंसर आ गया, ठीक है। आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। फाइंड द लोकस ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन दिस। हमें क्या करना है, लोकस ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड दिस। ऐसा पॉइंट
फाइंड द लोकस ऑफ द इंटरसेक्शन, जो इन दोनों को क्या कर सकता हो, इंटरसेक्ट कर रहा हो। ठीक है, इनके मुझे क्या करने हैं, लोकस फाइंड आउट करने। यहाँ पे अल्फ़ा उसने साफ बोला है वेरिएबल है। क्या बोला है उसने, अल्फ़ा वेरिएबल है। तो भैया मुझे क्या करना है, कुछ नहीं करना, इन दोनों के इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों को सेटिस्फाई करता हो। ठीक है, क्या करता हो, दोनों को सेटिस्फाई। और मुझे क्या करना है, अल्फ़ा वेरिएबल है तो वेरिएबल को हटाना है। तो मैं एक काम करता हूँ, दोनों में साइन और कोस नज़र आ रहा है मुझे, क्या नज़र आ रहा है, साइन और कोस दोनों में ही। तो साइन और कोस को सबसे बढ़िया तरीका हटाने का क्या होता है, स्क्वायर करके सम कर दो। ताकि मैंने वही किया, स्क्वायर करके दोनों का सम कर दिया। तो एक इक्वल था, एक बी के इक्वल था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। क्या कर दिया मैंने, स्क्वायर का सम। तो जैसे ओपन किया तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो माइनस 2ab प्लस 2ab सेम टर्म की वजह से कैंसिल हो गया। ठीक है, बाकी यहाँ पे क्या होएगा, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लो तो साइन स्क्वायर यहाँ है और कोस स्क्वायर यहाँ है, तो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 1 हो गया। सिमिलरली वाई स्क्वायर को कॉमन ले लूँ तो वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर ये 1 हो गया। और ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो गया हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज द कंडीशन। इसके अलावा कुछ चाहिए नहीं था हमें। ठीक है ना, यही तो इक्वेशन है जो इसके पैरामीटर को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट मतलब जो दोनों को सेटिस्फाई कर, दोनों को सेटिस्फाई करेगी ये, कोई दिक्कत नहीं है। आज मैंने तुम्हें एक इक्वेशन बताई थी, क्या वो अभी बताता हूँ, देखो याद आएगा तुम्हें। एक स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन थ्रो पॉइंट पी, एक स्ट्रेट लाइन है ये रही, ये इस पी पॉइंट 3 4 से पास हो रही है। कौन सा पॉइंट है ये, पी पॉइंट है 3 4 जिससे पास हो रही है। टू मीट द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एट सम ए एंड बी, तो एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे मीट कर रही है और यहाँ पे सॉरी एक्स एक्सिस को यहाँ मीट कर रही है और वाई एक्सिस को यहाँ मीट कर रही है। तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो क्वेश्चन में क्या था, हमारी एक स्ट्रेट लाइन है जो ड्रॉन थ्रो पॉइंट पी टू मीट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एट सम ए एंड बी। तो क्या कर रही है भैया, एक्स एक्सिस पे ये कहीं मीट कर रही है तो ए पॉइंट पे, और बी पॉइंट वैसे मीट कर रही है। तो मैंने इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इसको बी, इसको ए, इसको बी और इसको ए मान लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ओ ए सी बी एक रेक्टेंगल ओ ए सी बी, तो ओ इसको मान लेंगे। यार यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मिस्टेक ही कर दी, इनको तो आप उल्टा ही मान लो। इसको ए मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ओ ए सी और बी। तो ठीक है, इसको और रख देता हूँ, एक सेकेंड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने क्या कहा कि ओ ए सी बी, ऐसा एक सी का वो फाइंड आउट करना है हमें, वर्टेक्स लोकस जो रेक्टेंगल बनाता हो। तो ये रेक्टेंगल फॉर्म बन गई हमारी। ठीक है, तो ऐसा सी के लोकस चाहिए। तो एक काम करो, सी आएगा कहाँ से, जहाँ पे ये एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस को कट कर रहा है तो वाई कोऑर्डिनेट ये होगा, एक्स एक्सिस को जहाँ कट कर रहा है वो एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ ये होगा। और सबसे बड़ी बात है कि जितनी लेंथ हम एक्स की ले सकते हो उतनी तो वाई की लेंगे ही हम। ठीक है ना, क्योंकि ये जो x यहाँ से ही तो आता है और y यहीं से तो आता है। तो मेरे भाई चाहे ये h और k वही तो पॉइंट होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, वही h के हमारे c को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्योंकि रेक्टेंगल तो यहीं से बनेगी, क्योंकि हम इससे चौड़ा, इससे जितने बेस है उतना, इससे चौड़ा तो हम ये ले नहीं सकते ऊपर। तो जितना डिस्टेंस यहाँ से आए उतना यहाँ से यहाँ रहेगा, और जितनी चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक है उतनी हाइट मतलब यहाँ से यहाँ तक रहेगी। तो सीधी सी बात ये है कि वही एच के सी के लिए भी काम करेंगे जो एच के यहाँ पे इंटरसेप्ट फॉर्म में काम कर रहे हैं, तभी रेक्टेंगल बन पाएगी। तो अगर मैं इस लाइन में जो एच के वेरी सेटिस्फाई कर रहे हैं इस लाइन को, उसको निकाल लूँ तो वही एच के मिल जाएंगे ना, जो सी के लिए भी काम कर जाएंगे। तो मतलब एक तीर में दो निशाने लग रहे हैं। ठीक है ना, एक एच के जो यहाँ से इन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है वही हमारा सी के लिए काम करेगा, क्योंकि तभी रेक्टेंगल बन सकते हैं। अगर मैं सी को उठा के इधर ले आऊँ तो क्या हो जाएगा, ये तो कम हो गया हिस्सा और ये ज़्यादा हो गया, जबकि आमने सामने की साइड बराबर होनी चाहिए रेक्टेंगल में। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये सी के कोऑर्डिनेट इतना ही एच रहेगा और इतना ही के रहेगा हमारा, इससे ज़्यादा नहीं ले सकता। तो ये एच और के वही एच के होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इतनी सी बात ये होगी कि अगर मुझे इस लाइन में सेटिस्फाई करने वाले एच के मिल गए तो वही हमें सी के वर्ड लोकस मिलेंगे। ठीक है, तो सी के लोकस के लिए एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी, यही सेटिस्फाई करने वाले एच के फाइंड आउट करने हैं। तो देखो यहाँ पे शॉर्टकट क्या होता है इंटरसेप्ट फॉर्म में, ये शॉर्टकट होता है। अगर एक्स पे कहीं पे एक्स एक्सिस पे किसी ए पॉइंट पे कट करता है और वाई एक्सिस पे किसी बी पॉइंट पे कट करता है इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो डायरेक्ट इक्वेशन होती है। क्या होती है, डायरेक्ट इक्वेशन। ये मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द एक्स एक्सिस एट सम पॉइंट ए एंड सम पॉइंट बी फ्रॉम वाई एक्सिस। तो ठीक है, ए पॉइंट से एक्स एक्सिस से पास हो रही है, बी पॉइंट वाई एक्सिस से पास हो रही है, तो डायरेक्ट इक्वेशन होती है। डायरेक्ट इक्वेशन वो मैं तुम्हें बता चुका हूँ, और थोड़ा डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है।
तो मुझे एक बात बताओ, इस पॉइंट से पास हो रही तो यहाँ पे हमारे तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो एक्स एक्सिस पे तो एच पे पास हो रही है और वाई एक्सिस पे के पे पास हो रही है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये तो जनरल रिजल्ट बताया मैंने तुम्हें, लेकिन यहाँ पे एच पे पास हो तो ए की जगह एच रख दूंगा और बी की जगह के रख दूंगा, ठीक है। लाइन पास थ्रो 3 और 4, सो इट सेटिस्फाई 3/h और 4/k = 1। क्या हो गया, 3/h + 4/k = 1। तो 3k + 4h = क्या हो जाएगा, एच के, वही एच के हो गई हमारे। बस यही इक्वेशन है हमारी। लास्ट में क्या करेंगे, एच के को रिप्लेस कर देंगे एक्स वाई से, हो जाएगा आंसर। यही हमारी लोकस हो जाएंगे इस लाइन के। बस इतना ही चाहिए था और कुछ नहीं चाहिए था इसमें तो। अब अगले एक्सरसाइज की वीडियो मिल जाएगी, अगले एक्सरसाइज की वीडियो, अगली वीडियो आएगी अगले एक्सरसाइज। तो उम्मीद है तुम्हें समझ में आया होगा। जिसको नहीं आया हो वो डाउट सेक्शन में पूछ ले या फिर मुझसे कमेंट कर दें, कोई दिक्कत नहीं है।